गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए आज से हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सरोजनी नायडू। और ये महिला राज्यपाल हुई दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू जी। इसके बाद आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये दोस्तों 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और इसके बाद आप लोग इंदिरा गांधी से ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, ये दोनों हुई थी दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर और भारत की पहली महिला फॉरेन मिनिस्टर थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सुचिता कृपलानी से आप लोग याद रखिएगा कि ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी किसी भी राज्य की। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल हुई थी सरोजनी नायडू जी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी। और इंदिरा गांधी जी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री हुई थी। और सुचिता कृपलानी ये दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी किसी भी राज्य की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे दरगाह शरीफ भी कहा जाता है, वो स्थित है दोस्तों राजस्थान के अजमेर में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अजमेर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नई दिल्ली। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय तो हो गया दोस्तों नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष महोदय होते हैं, बाकी 5 अन्य सदस्य होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप लोगों को इतनी बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय ये स्थित है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी। और इस आयोग में अध्यक्ष को लेकर कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष हो गए, बाकी 5 अन्य सदस्य।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 1930। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1930। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है फसलों का त्यौहार बैसाखी किस राज्य से संबंधित है। तो फसलों का त्यौहार बैसाखी ये संबंधित है दोस्तों पंजाब राज्य से। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि है पंजाब। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बैसाखी ये त्यौहार है पंजाब राज्य का। बाकी जो यहाँ और ऑप्शन हैं उनको भी आप लोग यहीं पर ध्यान रखिएगा कि केरल का फसलों से संबंधित जो त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों वो है ओणम, और असम राज्य से संबंधित त्यौहार है दोस्तों बिहू, और तमिलनाडु राज्य से जो संबंधित त्यौहार है वो है दोस्तों पोंगल, और ये भी फसलों से संबंधित त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा कि फसलों से संबंधित त्यौहार बैसाखी ये मनाया जाता है पंजाब राज्य में, और ओणम ये भी दोस्तों फसलों से संबंधित है, ये मनाया जाता है केरल राज्य में, और पोंगल ये भी फसलों से संबंधित त्यौहार है और ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, और बिहू ये भी दोस्तों असम राज्य से संबंधित त्यौहार है जो कि असम में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में क्या है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों भारत रत्न, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भारत रत्न पुरस्कार 2024 पाने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों का नाम, जिनमें आप लोग ध्यान रखिएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, LK या लाल कृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर जी। इन लोगों को दोस्तों 2024 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा भारत में जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो है भारत रत्न, और 2024 में भारत रत्न से पुरस्कृत व्यक्तियों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, LK आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इमली। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल, और इसके बाद जो अन्य विकल्प दिए गए हैं दोस्तों उसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि दही में मिलता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, और सिरका इसमें मिलता है दोस्तों एसिटिक एसिड, और पालक में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है दोस्तों सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किस मंत्रालय के पास है। तो दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है दोस्तों गृह मंत्रालय के पास। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन हुआ, उनका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन हुआ, और यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 3 महिला पुलिस पीएसी बटालियन का गठन हुआ, जिसमें जो 3 बटालियन का गठन हुआ था उनका नाम था रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकरी बाई। ये सभी लोग दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थी, और इन्हीं तीनों लोगों के नाम पर उत्तर प्रदेश में महिला पीएसी बटालियन का गठन हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है केरल। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में जो साक्षरता दर या लिटरेसी रेट है वो है 73%, जिसमें दोस्तों मेल या पुरुष इनकी साक्षरता है 80.9%, और फीमेल या महिला इन लोगों की साक्षरता दर है दोस्तों 64.6%। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आप लोग उत्तर प्रदेश का देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है दोस्तों 67.7%, जिसमें मेल या पुरुष साक्षरता दर है दोस्तों 77.3%, और फीमेल या महिला साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की 57.2%। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एसिड प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है, इसका क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रज्वला। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एसिड प्रूफ जैकेट जो बनाई है उसका नाम है दोस्तों प्रज्वला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है उत्तर प्रदेश का पहला चंबल कटहल उत्सव किस जिले में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इटावा। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला चंबल कटहल उत्सव ये मनाया गया दोस्तों इटावा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है निम्नलिखित में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है
DRDO। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत के संगठन या संस्थान DRDO ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर कर्नाटक, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये स्थित है मैसूर कर्नाटक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है कोडाईकनाल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। तो कोडाईकनाल हिल स्टेशन ये स्थित है दोस्तों पलानी माउंटेन या पलानी पहाड़ी तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पलानी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कोडाईकनाल हिल स्टेशन ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु के पलानी पहाड़ी या पलानी माउंटेन पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप या आइलैंड कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मेडागास्कर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप या आइलैंड है दोस्तों मेडागास्कर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल या BHS अर्थात बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कर्नाटक। और कर्नाटक में जो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल स्थित है उसका नाम है दोस्तों नल्लूर इमाली ग्रोव। बाकी लद्दाख में दोस्तों जो जैव विविधता विरासत स्थल है उसका नाम है यायात्सो। और असम राज्य में जो भारत का जैव विविधता विरासत स्थल है उसका नाम है दोस्तों माजुली। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है नल्लूर इमाली ग्रोव, जो कि स्थित है कर्नाटक राज्य में। बाकी असम में जैव विविधता विरासत स्थल है माजुली और लद्दाख में BHS है दोस्तों यायात्सो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है कांडला या दीनदयाल बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कांडला या दीनदयाल बंदरगाह ये स्थित है दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गुजरात। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है तेलंगाना। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कुल मिलाकर दोस्तों 8 राज्य या स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी या एक केंद्र शासित प्रदेश, जो कि है दोस्तों दिल्ली, इनसे सीमा साझा करती है। तो उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, जिसमें एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। बाकी 8 राज्य हैं। तो इन राज्यों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़,
हरियाणा और दिल्ली तो हो गया दोस्तों, और राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से कुल 9 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें 8 फुल फ्लेज्ड राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है। बाकी जो 8 राज्य हैं दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही शामिल होते हैं को क्या कहा जाता है। इसमें थोड़ा टाइप करने में दोस्तों गलती हो गया है तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही शामिल होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों लोग शामिल हो उसे कहा जाता है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो है मिश्रित या मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें है नीली क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों मत्स्य पालन उत्पादन से। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें है भारत में सबसे पहले किस समिति ने जीएसटी का सिफारिश की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केलकर टास्क फोर्स। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहले केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें है भारत से निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भूमि सीमा साझा नहीं करता। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालदीव, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा भारत से कुल 7 देश सीमा साझा करते हैं, और इन देशों का नाम ध्यान रखने के लिए आप लोग एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, बचपन में भूल, ब च प न में भू और फिर लास्ट में ल, या इसी को आप लोग मानिएगा ल को। तो ब से हो गया दोस्तों बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार, बाकी भ से हो गया भूटान, और ल को अ समझिएगा तो अ से हो गया अफगानिस्तान। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा भारत से कुल 7 देश सीमा साझा करते हैं, और ये जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इनका नाम ध्यान रखने के लिए आप लोग एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, बचपन में भूल, जिसमें ब से हो गया दोस्तों बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार, भ से हो गया भूटान, और लास्ट में आप लोग ल को अ समझिएगा और अ से हो गया अफगानिस्तान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें है ढाका एशिया के किस देश की राजधानी है। तो ढाका राजधानी है दोस्तों बांग्लादेश की। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बांग्लादेश। बाकी बांग्लादेश की जो करेंसी है दोस्तों वो है टका। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें है भारत में वर्षा के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों ट्यूबवेल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ट्यूबवेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें है निम्नलिखित में किस भारतीय शासक को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है समुद्रगुप्त। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये कहा गया दोस्तों ब्रिटिश इतिहासकार वी स्मिथ के द्वारा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक बिंदु और आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त के दरबार में थे दोस्तों इनके दरबारी कवि हरि सेन, जिन्होंने रचना की प्रयाग प्रशस्ति की, और ये रचना दोस्तों इन्होंने संस्कृत भाषा में की है, जिसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त को वी स्मिथ के द्वारा नेपोलियन कहा गया भारत का, और समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरि सेन जी, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की संस्कृत भाषा में, और इसी प्रयाग प्रशस्ति को कहा गया दोस्तों इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद अभिलेख। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, और इसमें है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1526। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें दोस्तों बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोदी हार गए थे। तो बाकी अन्य विकल्पों से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1527 ईस्वी में हुआ दोस्तों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा। फिर इसके बाद 1528 ईस्वी में हुआ दोस्तों चंदेरी का युद्ध बाबर और मदनी राय के बीच में, जिसमें भी बाबर विजयी हो गया। फिर 1529 में हुआ दोस्तों घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में, जिसमें भी बाबर विजयी रहा, और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस क्वेश्चन से आप लोग इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें है निम्नलिखित में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दयानंद सरस्वती। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। बाकी और जो अन्य विकल्प हैं दोस्तों उसमें से आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने दोस्तों स्थापना की ब्रह्म समाज की, और आत्माराम पांडुरंग जी ने दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किया, और ज्योतिबा फूले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किए दयानंद सरस्वती जी, और ब्रह्म समाज की स्थापना किए राजा राम मोहन राय जी, और प्रार्थना समाज की स्थापना किए आत्माराम पांडुरंग जी, और सत्य शोधक समाज की स्थापना किए ज्योतिबा फूले जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें है गांधी इरविन समझौता, या इसी को दोस्तों दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों 1931 में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1931। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों हुआ था 5 मार्च 1931 को। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी एक डेट और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 26 सितंबर 1932 में हुआ था दोस्तों पूना पैक्ट या पूना समझौता, और पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ दोस्तों गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के
बीच में। तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ दोस्तों 5 मार्च 1931 को, और पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में 26 सितंबर 1932 को। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें है भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जापान। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया जापान के संविधान से प्रभावित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, और इसमें है मूल अधिकारों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 19। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं दोस्तों मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राष्ट्रपति। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में वो दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 76 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें है उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र अफीम की फैक्ट्री स्थित है वो स्थित है दोस्तों गाजीपुर में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें है कछुआ वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कछुआ वन्य जीव विहार ये स्थित है दोस्तों काशी नगरी अर्थात वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। बाकी यहाँ पर आप लोग अन्य विकल्पों से ध्यान रखिएगा कि चंदौली में स्थित है दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, और बांदा में स्थित है दोस्तों रानीपुर वन्य जीव विहार, और बहराइच में स्थित है दोस्तों कटरनिया घाट वन्य जीव विहार। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, कछुआ वन्य जीव विहार ये स्थित है दोस्तों वाराणसी में, और चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, और बांदा में स्थित है रानीपुर वन्य जीव विहार, और बहराइच में स्थित है दोस्तों कटरनिया घाट वन्य जीव विहार। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है दोस्तों 31। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 31। बाकी जो संसदीय सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश में वो है 80। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल सीटें हैं दोस्तों 31, और लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कुल सीटें हैं 80। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।